हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपको ट्रेन में घटी कुछ अजीब व गरीब घटनाएं बताने वाला हूँ। आज की पहली घटना मैं आपको सुनाऊंगा और दूसरी घटना दीपक विश्वकर्मा जी आपको सुनाएंगे। अगर आपको उनकी घटना अच्छी लगे तो आप उनके चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। उनके चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। साथ ही आज की वीडियो की तीसरी घटना भी मैं ही आपको बताने वाला हूँ। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आप में से जो लोग चैनल पर नए हैं और जिनको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है, वो लोग हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटी हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। ये पहली घटना जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये घटना घटी थी बेथनी नाम की एक लड़की के साथ। और ये घटना मुझको रेडिट से मिली है। और अब आगे की घटना मैं आपको बेथनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम बेथनी है और ये घटना मेरे साथ 1991 में घटी थी। मेरी उम्र उस वक्त 15 साल की थी। मैं अपनी मम्मी के साथ कज़न के घर से वापस लौट रही थी। वो न्यू जर्सी में रहता था और मैं घर जा रही थी। जहाँ पर मेरा घर था उसके घर से वो करीब 1 घंटे की दूरी पर पड़ता है। हमें 1 घंटा वापस लौट के घर जाना था। मेरा कज़न न्यू जर्सी में ही रहता था। जहाँ मेरा घर था वो स्टेशन से कुछ ही दूरी पर पड़ता है। मम्मी और मैं ट्रेन में बैठे हुए थे। उस वक्त बारिश भी हो रही थी। हमारी ट्रेन जब स्टेशन से निकली तो पूरी बोगी भरी हुई थी। और जिस ट्रेन पे हम बैठे हुए थे वो ट्रेन हमारे घर जाने की लास्ट ट्रेन थी। उस वक्त जब हम ट्रेन में बैठे हुए थे तो वहाँ पर बहुत से लोग थे, लेकिन हमारा स्टेशन सबसे लास्ट में आता है और वहाँ पहुँचने तक ट्रेन पूरा खाली हो जाता है। मम्मी अपने ऑफिस के काम से बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसलिए वो ट्रेन में बैठे बैठे सो गई। मैं उनके बगल में ही बैठी हुई थी और बुक पढ़ रही थी। मुझको बुक पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। हमको स्टेशन से निकले हुए 20 मिनट हो चुके थे और धीरे धीरे ट्रेन में लोग भी कम होते जा रहे थे। मम्मी को मैंने डिस्टर्ब नहीं किया और मेरी बुक लगभग ख़त्म हो गई थी। उसमें बस कुछ ही पन्ने बाकी थे, तो मैंने बुक को बंद कर दिया और फिर मैं खिड़की से बाहर देखने लगी। बारिश बहुत ज़ोर से हो रही थी और काफ़ी ज़्यादा अंधेरा भी था। मुझको ढंग से कुछ भी ट्रेन के बाहर दिखाई नहीं दे रहा था। हम जिस ट्रेन में बैठे हुए थे वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा पुरानी थी। बारिश में बादलों का वो गरजना मुझे ट्रेन में साफ साफ सुनाई दे रहा था और बाकी सब शांति थी। मैं बाहर की तरफ ही देख रही थी। कुछ देर बाद ट्रेन एक प्लेटफॉर्म पे रुकी। वो काफ़ी पुराना प्लेटफॉर्म था। उसको देख के लग रहा था कि उस पर ठीक से मेंटेनेंस का काम भी नहीं होता है। उस प्लेटफॉर्म की ज़्यादातर लाइटें बंद थीं, लेकिन वो प्लेटफॉर्म अच्छे से कवर भी नहीं था। बारिश की बूंदें उस प्लेटफॉर्म पे साफ साफ गिर रही थीं। उस वक्त वो प्लेटफॉर्म काफ़ी खाली था। मेरे हिसाब से उस ट्रेन पे उस प्लेटफॉर्म से तो कोई भी नहीं बैठा हुआ था। कुछ देर बाद ट्रेन वहां से चल दी और प्लेटफॉर्म निकल भी गया। जैसे ही ट्रेन थोड़ा सा आगे गई और स्पीड में आई, वो अचानक से रुक गई। ऐसा लग रहा था कि किसी ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया हो। वो क्यों रुकी मुझको बिल्कुल भी पता नहीं था। शायद कोई पैसेंजर छूट गया हो, लेकिन ट्रेन स्टेशन के बाहर रुकी थी। आखिर स्टेशन के बाहर कोई ट्रेन में कैसे बैठ सकता है? मैं यही सब सोच रही थी। तभी मैंने देखा कि हम ट्रेन के जिस बोगी में बैठे हुए हैं उसी बोगी में अचानक से एक बूढ़ी औरत चढ़ के आई थी। उसको देख के सबसे पहले मैंने एक ही चीज नोटिस की, और वो यही चीज थी कि बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है और वो बूढ़ी औरत पूरी सूखी हुई थी। उसके ऊपर पानी की एक भी बूंद नहीं थी और न ही उसके हाथ में कोई छाता था। मैं यही सोचते हुए उसका चेहरा देख रही थी। उसके चेहरे को देख के ऐसा लग रहा था कि वो किसी चीज को देख के बहुत ही ज्यादा डरी हुई है, क्योंकि उसकी आंखें नॉर्मल इंसानों से ज्यादा बड़ी थीं और बहुत ज्यादा शॉक्ड में खुली हुई थी। वो आके मेरे सामने वाली सीट पर ही बैठ गई और मैं बस उसी की तरफ देखी जा रही थी। उसने मेरे और मेरी मम्मी की तरफ देखा ही नहीं। उसको देखते ही मैंने अपनी बुक को दोबारा खोल लिया और पढ़ने का नाटक करने लगी। वो बैठ के अपने सामने की तरफ लगातार देख रही थी और मैं अपनी बुक के पीछे से धीरे धीरे उसको तिरछी नजरों से देख रही थी। उसने कुछ देर बाद अचानक से मेरी तरफ देखा और देख के हंसने लगी। उसकी वो हंसी मुझे बहुत ही ज्यादा डरावनी लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई साइको हो। मैंने अपना ध्यान उसकी तरफ से हटा लिया और खिड़की के बाहर देखने लगी।
बाहर अभी भी बारिश हो रही थी। मैंने अपनी नजर उसकी तरफ से बस कुछ ही पल के लिए हटाई थी और मैं जैसे ही दोबारा उसकी तरफ घूमी, वो वहां पर नहीं थी। मैं यही सोच रही थी कि कुछ ही मिनट में वो कहाँ गायब हो गई थी। मैं अपनी जगह से उठी और ट्रेन के दोनों तरफ देखा, लेकिन वो कहीं भी नहीं थी। 1 मिनट में वो कहाँ चली गई मुझको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ट्रेन कहीं पर रुकी भी नहीं थी, तो उसके उतरने का कोई सवाल भी पैदा नहीं होता। मैं फिर अपनी जगह से उठ के ट्रेन के दरवाजे पर गई, जो कि अंदर से पहले से ही लॉक था और सारे दरवाजे अंदर से लॉक थे। मैं अपनी जगह दोबारा वापस जाने लगी जहां पर मम्मी बैठी हुई थी, और तभी मैंने देखा कि वो औरत मम्मी के पास ही बैठी हुई है और उनको देख रही है। मैं ये देख के हैरान हो गई। मैंने जब पीछे से देखा, वो बहुत घूर के मेरी मम्मी को देख रही थी। वो कुछ ही पल में वहां पर दोबारा आ गई थी। उसके बारे में एक चीज और भी थी जो कि मुझको बहुत अजीब लग रही थी। वो जिस सीट पर बैठी हुई थी उसके ऊपर की लाइट बंद थी, जिसकी वजह से उस औरत का चेहरा थोड़ा अंधेरे में ही डूबा हुआ था। मैंने जब गौर से देखा तो वो औरत मम्मी की तरफ देख के हंस रही थी। पता नहीं क्यों, पर मुझको ऐसा लग रहा था कि ये औरत मेरी मम्मी को किसी तरीके का नुकसान पहुंचाना चाहती है, या फिर शायद ये कोई चोर हो। मैं तुरंत अपनी मम्मी के पास गई और उनको उठाया। मम्मी चौंक के उठ गई और फिर मैंने उनको उस सामने बैठी औरत के बारे में बताया। जब मम्मी हल्की फुल्की नींद से उठी और मेरी तरफ देखने लगी तो मैंने उनको उस औरत को दिखाया, और जब हम दोनों ने फिर से पीछे घूम के देखा तो वो औरत वहां से फिर से गायब हो चुकी थी। मैं ये देख के हैरान हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि मैं पागल हो गई हूँ। मम्मी ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, वहां पर तो कोई भी नहीं है। तो मैंने उनको समझाया कि वहां पर एक औरत बैठी हुई थी। वो काफी नींद में थी, इसलिए मैं उनको ठीक से समझा भी नहीं पाई। मैं बस वहीं पर ही खड़ी थी। तभी मम्मी ने मुझे गुस्से से बोला कि तुम अपनी सीट पर बैठ जाओ, रात हो गई है और इस वक्त ट्रेन खाली रहती है। मैं फिर चुपचाप अपनी सीट पर जाके बैठ गई और कुछ देर बाद मैं भी सो गई। हमें जिस स्टेशन पर पहुंचना था वहां पर ट्रेन 2 बजे पहुंचने वाली थी, लेकिन मैं और मम्मी हम दोनों लोग सो गए थे, और जब हमारी आंख खुली तो उस वक्त रात के 3 बज रहे थे। हम दोनों लोग चौंक के उठे थे क्योंकि ट्रेन हमारे प्लेटफॉर्म से कब का निकल चुकी थी। जब हमारी आंख खुली तो ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी और हमने देखा तो हमारी ट्रेन पूरी खाली थी। वो ट्रेन जिस प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी वो मैनेटो नाम का एक प्लेटफॉर्म था, जो कि हमारे स्टेशन से बहुत ही ज्यादा दूर पड़ता था। हमको ये भी नहीं पता कि वो प्लेटफॉर्म उस ट्रेन का लास्ट स्टेशन था या फिर वो ट्रेन और भी आगे जाने वाली थी। इसलिए मम्मी और मैं उसी स्टेशन पर उतर गए, और जब हमने जाके इंक्वायरी पे पता किया तो वहां से हमें ये पता चला कि हम दोनों लोग अपने स्टेशन से 2 स्टेशन और आगे आ गए हैं, और अगली ट्रेन यहाँ से 1 घंटे बाद हमारे स्टेशन की तरफ जाएगी। हमारे पास इंतजार करने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था। जब मम्मी और मैं अगली ट्रेन का वेट कर रहे थे तभी मैंने मम्मी को उस औरत के बारे में बताया और एक एक चीज बताई जो मैंने उस औरत के बारे में महसूस की। तभी मम्मी ने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता है, वो मेरा कोई वहम था। मम्मी अक्सर उसी ट्रेन से घर आया जाया करती हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी कुछ महसूस नहीं किया। मैं मम्मी को ये बात बता ही रही थी, तभी हमारे स्टेशन के लिए जाने वाली ट्रेन अचानक से प्लेटफॉर्म पर आ गई। उस वक्त बारिश भी रुक चुकी थी। हम ट्रेन की तरफ जा रहे थे और हम ट्रेन की जिस बोगी में बैठने गए थे उस ट्रेन में बस कुछ ही लोग थे। हमें जिस प्लेटफॉर्म पे उतरना था वहां पर हमें दोबारा वापस जाने में 1 घंटा लगने वाला था। कुछ देर बाद उस ट्रेन में बाकी लोग जो बैठे हुए थे वो भी उतर गए और ट्रेन की वो बोगी पूरी खाली हो गई। उस बोगी में फिर से मैं और मम्मी अकेले थे। कुछ देर बाद वो ट्रेन एक प्लेटफॉर्म पर रुकी और वो प्लेटफॉर्म पूरा खाली था। मैंने फिर से देखा, वो औरत दोबारा उसी प्लेटफॉर्म से चढ़ी और इस बार मम्मी ने भी उसको देखा। उसकी आंखें वैसी ही थी जैसे पहले थी, बड़ी और डरावनी। मैंने मम्मी को उसके बारे में दोबारा बताया कि ये वही औरत है। तब उनको मेरी बात पर हल्का फुल्का विश्वास हुआ, क्योंकि वो औरत सेम वैसी ही दिख रही थी जैसा मैंने उनको पहले बताया था। वो आके हमारी बगल वाली सीट पर ही बैठी हुई थी। मुझको अब उसको देख के डर लग रहा था, और पिछली बार की तरह इस बार भी वो जिस सीट के नीचे बैठी थी उसके ऊपर की लाइट अपने आप बंद हो गई थी। मम्मी और मैं कुछ देर तक उसको देखते रहे और वो सामने की तरफ ही देख रही थी और उसने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया।
मम्मी ने फिर उससे बात करने की कोशिश की। मम्मी ने उससे पूछा कि आपको किसी तरह की मदद चाहिए क्या? मुझको पता नहीं उसने मम्मी की बात सुनी या नहीं, लेकिन उसने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। वो बस सामने की तरफ ही देख रही थी। मम्मी ने उससे दोबारा पूछा, आपको किसी तरह की मदद चाहिए क्या? और इस बार मम्मी ने उस औरत के कंधे को छुआ। उस औरत के कंधे को छूते ही वो हमारी और मम्मी की तरफ अचानक से घूमी और हम दोनों को घूरते हुए देख रही थी। उसकी आंखें देख के हम दोनों बहुत ज्यादा डर गए थे। वो कुछ सेकंड तक हमें घूरे ही जा रही थी और हमें घूरते हुए वो नीचे गिर गई, जैसे उसके अंदर कोई जान ही नहीं थी। उसके गिरते ही मैं और मम्मी दोनों लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। मम्मी ने जब उसकी नर्व्स चेक की तो वो चल नहीं रही थी, वो मर चुकी थी। उस वक्त ट्रेन में कोई इमरजेंसी स्टॉप बटन लगा हुआ था। मम्मी ने उस इमरजेंसी स्टॉप बटन को दबाया, लेकिन ट्रेन तब भी रुक नहीं रही थी। हम कुछ देर तक वहीं पर बैठे हुए थे। अगला जो स्टेशन आने वाला था वो वही स्टेशन था जहां पर हमें उतरना था। उसकी बॉडी नीचे ही पड़ी हुई थी। मेरी और मम्मी की हालत खराब हो गई थी। हम डर गए थे। डर की वजह से मैं रो रही थी और मम्मी मुझको चुप करा रही थी। तभी वो स्टेशन आ गया जहां पर हमें पहुंचना था। मैं और मम्मी अपना सारा सामान छोड़ के उस स्टेशन पर उतर गए और भाग के तुरंत इंक्वायरी काउंटर पर गए और वहां पर उस औरत के बारे में बताया। हमारे साथ तभी एक पुलिस ऑफिसर आया और वो पुलिस ऑफिसर उस ट्रेन की बोगी के अंदर गया। मैं और मम्मी उस बोगी के बाहर ही खड़े थे। हमारी अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। करीब 2 मिनट बाद वो ऑफिसर दोबारा बाहर आया और उसने हमसे बोला कि आप किस औरत की बात कर रही हैं? अंदर कोई भी नहीं है। ये सुन के मैं और मम्मी दोनों लोग चौंक गए। वो औरत हमारे सामने ही गिरी थी। तब उस ऑफिसर ने दोबारा हमसे पूछा कि आपकी सीट का नंबर क्या है? तब मम्मी ने उनको अपनी सीट का नंबर बताया और ये भी बताया कि वो औरत कहाँ पर गिरी है। वो पुलिस वाला दोबारा उसी सीट पर गया, लेकिन वहां पर हमारे सामान के अलावा और कुछ भी नहीं था। मम्मी को ये समझ में नहीं आ रहा था। मैं और मम्मी दोबारा उस ट्रेन के अंदर गए और वहां पर कोई भी औरत नहीं थी। ये देख के मैं और मम्मी दोनों लोग हैरान हो गए थे। मम्मी ने बार बार पुलिस वाले को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं था। उसको लगा कि शायद मुझे और मम्मी हम दोनों को कोई वहम हुआ है। मैं भी उसको बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी एज उस वक्त कम थी, इसलिए उसने मेरी बात पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया। कुछ देर बाद ट्रेन दोबारा चल पड़ी और अब हम उस स्टेशन पर पहुंच गए थे जहां पर मुझे और मम्मी को पहुंचना था, लेकिन हम बहुत ज्यादा डरे हुए थे। वो औरत हमारे सामने गिरी थी। हम बार बार उसी औरत के बारे में सोच रहे थे और अपने घर की तरफ जा रहे थे। हमारा घर उस प्लेटफॉर्म से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए हम दोनों लोग चलते हुए बार बार पीछे की तरफ देख रहे थे। हम बहुत ज्यादा डरे हुए थे। जब मैं प्लेटफॉर्म से बाहर निकल रही थी तो मैंने दोबारा उसी ट्रेन की तरफ पीछे घूम के देखा और वो औरत मुझे खिड़की के पास दोबारा बैठी दिखी। ये देख के मैं दोबारा डर गई और मम्मी को दोबारा बताने की कोशिश की, लेकिन इस बार मम्मी के चेहरे को देख के मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उस रात किसी तरह हम घर पहुंचे और हमारी हालत खराब थी। वैसे इसके बारे में हमने किसी को बताया नहीं, लेकिन मैं और मम्मी हमेशा यही सोचते थे कि आखिर वो औरत थी कौन? क्या वो उस औरत की आत्मा थी? आखिर उसकी आत्मा भटक क्यों रही है? ये मुझको कुछ भी नहीं पता था, लेकिन मैं और मम्मी झूठ नहीं बोल रहे थे और वो हमारा कोई वहम नहीं था। सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप सभी मुझे सुन रहे हैं हमारे बड़े भैया के YouTube चैनल पर जिसका नाम है हॉरर वाइब्स। और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आज की इस वीडियो में मुझे मौका मिला है आप सभी को डरावनी कहानियाँ जो है वो सुनाने का। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को हॉन्टेड ट्रेन की एक डरावनी कहानी जो है वो सुनाने वाला हूँ। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी को कहानी और आवाज़ जो है वो पसंद आएगी। और अगर आपको कहानी और आवाज़ जो है वो पसंद आए तो भैया के चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरे चैनल को यानी कि दीपक विश्वकर्मा हिंदी हॉरर स्टोरीज पॉडकास्ट को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अब कहानी को जो है वो आप शुरू करते हैं। रात का समय था और एक ट्रेन में सूरज और नेहा जो कि हस्बैंड वाइफ थे वो दोनों ट्रैवल कर रहे थे। तभी एक सुनसान स्टेशन पर ट्रेन आकर रुकी और उस स्टेशन पर कोई भी नहीं था। वो पूरा स्टेशन खाली पड़ा हुआ था।
तभी नेहा ने देखा न जाने कहां से एक अजीब सा दिखने वाला आदमी उस ट्रेन में चढ़ा। और उसके बाद वो जो नेहा थी वो उस आदमी को देखकर बहुत ही ज्यादा डर गई, क्योंकि वो आदमी दिखने में बहुत ही ज्यादा डरावना था और उसके हाथ में एक डब्बा था। वो आदमी नेहा के पास आकर खड़ा हो गया और नेहा को काफी अजीब लगने लगा। वो सूरज के और पास आ गई और सोचने लगी कि आखिर ये अजीब सा आदमी कौन है। तभी उस अजीब से डरावने आदमी ने नेहा की तरफ देखा। उसके लंबे लंबे गंदे से बाल और उसके जो नाखून थे वो बहुत ही ज्यादा घिनौने थे, जिसे देखकर नेहा को डर भी लग रहा था और उसे घिन भी आ रही थी। तभी उस आदमी ने नेहा की तरफ देखते हुए कहा, इधर देखो। और फिर नेहा जो थी उसने अपना जो मुंह था वो दूसरी साइड कर लिया और तभी उस आदमी ने नेहा के कंधे पर हाथ रखा और फिर नेहा चिल्लाते हुए बोली, क्या तुम्हारे अंदर तमीज नहीं है? हाँ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? क्यों मेरे पास आ रहे हो? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया और मुस्कुराते हुए उसने डब्बा जो था उसे खोलकर नेहा को दिखाया और वो डब्बा पूरी तरह से खाली था। और सूरज जो था वो खड़ा हुआ और उसने कहा, क्या हुआ नेहा, तुम ठीक तो हो? तुम चिल्लाई क्यों? और फिर नेहा ने कहा, सूरज, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? यह आदमी मुझसे बदतमीजी कर रहा है, हाँ? और तुम चुपचाप बैठे हुए हो, शेम ऑन यू। और फिर सूरज ने कहा, क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कोई नहीं है यहां पर, देखो तो सही, सब अपनी अपनी जगह बैठे हुए हैं। और फिर नेहा ने सामने की ओर देखा तो वहां कोई भी आदमी नहीं खड़ा था। वो अजीब सा आदमी वहां से गायब हो चुका था। नेहा का जो सर था वो भारी होने लगा और उसे चक्कर आने लगे। जैसे तैसे नेहा और सूरज ने सफर को तय किया और अपने घर पहुंचे। उसके बाद सूरज ने कहा, यार मुझे भूख बहुत ज्यादा लग रही है, बताओ रेस्टोरेंट से क्या क्या मंगवाना है? और उसके बाद नेहा ने कहा, पता नहीं, मुझे भूख नहीं लग रही, तुम्हें जो मंगवाना है वो मंगवा लो। और फिर सूरज ने कहा, रुको, मैं अभी तुम्हारी फेवरेट डिशेस ऑर्डर करता हूं और उसके बाद देखता हूं कि तुम उन्हें कैसे नहीं खाती। सूरज जो था उसने रेस्टोरेंट से जो नेहा की फेवरेट डिशेस थी सबको ऑर्डर कर दिया और कुछ ही देर में खाना जो था वो उनके घर पर आ गया। सूरज ने अपने हाथों से डाइनिंग टेबल पर खाने को सजा दिया और उसके बाद उसने प्यार से नेहा को कहा, आओ खाना खा लो, आओ बैठो तो सही, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाता हूं। जैसे ही सूरज ने नेहा को एक चम्मच खिलाया वैसे ही नेहा ने उल्टी कर दी और ये देखकर सूरज ने कहा, हे भगवान, लग रहा है तुम्हारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, चलो हॉस्पिटल चलो, अभी के अभी हॉस्पिटल चलो। सूरज जो था वो नेहा को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा, जहां पर डॉक्टर्स ने नेहा का चेकअप किया और फिर सारे चेकअप करने के बाद डॉक्टर्स ने कहा, मिस्टर सूरज, जितना हो सकता था हमने सब चेक कर लिया लेकिन कोई बीमारी पकड़ में नहीं आ रही है। डॉक्टर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने अपनी नेहा को एक चम्मच निवाला खिलाया था सिर्फ, और तभी अचानक से उसने उल्टी कर दी। उसकी तबीयत खराब है तभी तो उल्टी हुई, वरना उल्टी कैसे होती, आप ही बताइए। और उसके बाद वो जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा, मिस्टर सूरज, आप कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहे हैं। कभी कभार सफर के दौरान हमारा जो मन है वो भारी हो जाता है और खाने का कुछ मन नहीं करता। आप इन्हें घर ले जाइए और इनका ख्याल रखिए अच्छे से, 2-3 दिनों में नॉर्मल हो जाएगी। इन्हें मेडिसिन की जरूरत नहीं है, आपके प्यार और टाइम की जरूरत है। और जब सूरज ने ये सारी बातें सुनी तो उसने डॉक्टर की बात मानी और वो नेहा को लेकर अपने घर आ गया। वो जब भी नेहा को खाना खिलाने की कोशिश करता वैसे ही नेहा उल्टी कर देती। सूरज से ये सब देखा नहीं गया और वो रोने लगा। सूरज ने कहा, यह तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? इतने बड़े हॉस्पिटल में दिखाया लेकिन वो पता नहीं कैसा हॉस्पिटल है उनका। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें विदेश ले जाऊंगा, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाऊंगा। यहां के हॉस्पिटल अगर बेकार है तो क्या हुआ, दुनिया में बहुत सारी जगहें हैं, वहां मैं तुम्हें दिखाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। लेकिन ये सब हुआ कैसे? और फिर नेहा ने धीमी सी आवाज में कहा, सूरज, जब से मुझे वो आदमी दिखा है
वो हाथ में उसके डब्बा था और वो दिखने में बहुत ही ज्यादा डरावना था। उस ट्रेन में उस आदमी को देखने के बाद से ही मुझे ठीक नहीं लग रहा है। और जब सूरज ने ये सारी बातें सुनी तब सूरज ने कहा, हो ना हो, कोई ना कोई बात तो है। उसके बाद सूरज जो था वो उसी रेलवे स्टेशन पर गया जहां से वो जो आदमी था वो चढ़ा था। उसके बाद वो वहीं पर रात के वक्त बैठा रहा और ये सोचने लगा कि उसे उस आदमी के बारे में कुछ ना कुछ पता तो चलेगा। तभी सूरज ने देखा कि एक बूढ़ी अम्मा जो थी वो उसी रेलवे स्टेशन पर भीख मांग रही थी और उन्हें ऐसे देखकर सूरज को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो खड़ा हुआ और उसके बाद सूरज ने ढेर सारा खाने का जो सामान था वो लिया और उन बूढ़ी अम्मा को दे दिया। सूरज के चेहरे पर चिंता जो थी वो साफ साफ नजर आ रही थी, जिसे देखकर वो जो बूढ़ी अम्मा थी उन्होंने कहा, बेटा क्या हुआ, तुम बहुत परेशान लग रहे हो, सब कुछ ठीक तो है? जब ये बात उन बूढ़ी अम्मा ने पूछी तो सूरज से रहा नहीं गया और वो फूट फूट कर वहीं पर रोने लगा और सारी बातें उसने उन बूढ़ी अम्मा को बताई। और फिर वो जो बूढ़ी अम्मा थी उन्होंने कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक रास्ता बताती हूं। वो जो आदमी जो था, जो तुम्हारी पत्नी को ट्रेन में दिखा था, वो कोई जिंदा आदमी नहीं था, वो एक आत्मा थी, एक ऐसी तड़पती आत्मा जो कि सालों से भटक रही है। काफी सालों पहले एक आदमी इसी रेलवे स्टेशन पर भीख मांगा करता था। उसके हाथ पैर नहीं थे, वो कमा खा नहीं सकता था, उसे जीने के लिए दूसरों के दया पर आश्रित रहना पड़ता था। लेकिन उसके पास एक डब्बा था और वो उसी डब्बे में भीख इकट्ठी करता था। लेकिन कई दिनों तक उसे किसी ने भीख नहीं दी और वो भूख से तड़पता रहा। उसने कई लोगों के पास मदद की गुहार लगाई। उसे जो भी अच्छे घर का आदमी दिखता था वो उससे मदद मांगता था, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता था। आखिर में उसकी भूख से तड़प तड़प कर मौत हो गई और कहते हैं कि उसकी जो आत्मा है वो आज भी इसी रेलवे स्टेशन पर घूमती है और लोगों को अपना खाली डब्बा दिखाती है और उस खाली डब्बे को जो भी देखता है उसकी भूख प्यास मिट जाती है और वो कुछ भी खा पी नहीं पाता। तड़प तड़प कर हफ्ते भर में या 10 दिन में इंसान की मौत हो जाती है। जब ये बात सूरज ने सुनी तब वो और भी ज्यादा फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि वो अपनी वाइफ के बगैर जिंदा नहीं रह सकता था। उसने उन बूढ़ी अम्मा से पूछा, अम्मा अम्मा कोई तो रास्ता होगा ना, कोई तो रास्ता होगा जिससे मैं अपनी वाइफ को बचा सकूं। आप कोई रास्ता बताइए ना। और उसके बाद वो जो बूढ़ी अम्मा थी उन्होंने कहा, एक रास्ता है, अगर तुम 1000 गरीबों को खाना खिलाओगी तो वो जो श्राप है उसे बूढ़े आदमी का वो टूट जाएगा और तुम्हारी वाइफ नॉर्मल हो जाएगी। जब ये बात सूरज ने सुनी तो बिना किसी देरी के उसने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी और उसने 1000 लोगों को खाना खिलाया। जैसे ही उसने 1000वें आदमी को खाना सर्व किया वैसे ही उसकी वाइफ को अच्छा लगने लगा और उसे बहुत ज्यादा भूख लगने लगी। उसने बहुत सारा खाना खाया और अपनी वाइफ को खाना खाते हुए देखकर सूरज की आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद सूरज की जो वाइफ थी नेहा, वो पूरी तरह से नॉर्मल हो गई और उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। ये दूसरी घटना मुझको रेडिट से मिली है और ये घटना जिसके साथ घटी थी उसका नाम एड्यूल था। और अब आगे की घटना मैं आपको एड्यूल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम एड्यूल है और ये घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मेरी उम्र 25 साल की थी। ये घटना मेरे साथ 1990 में तब घटी थी जब मैं घर छोड़ के आगे की पढ़ाई के लिए शहर जा रहा था। मैं जिस ट्रेन से जा रहा था, मैं जिस ट्रेन से जाने वाला था वो मुझसे मिस हो गई थी। इसलिए जब मैं इंक्वायरी काउंटर पर गया तो वहाँ के ऑफिसर ने मुझको बोला कि कुछ देर बाद एक और ट्रेन जाने वाली है जो उसी स्टेशन पर जाएगी जहाँ पर मुझे जाना था, लेकिन वो पहले वाली ट्रेन से 5 घंटे लेट पहुँचेगी। मुझको उसी वक्त तुरंत निकलना था
इसलिए मैंने उस दूसरी ट्रेन की टिकट ले ली। मुझको उस ट्रेन में सीट नहीं मिल रही थी और कुछ देर बाद मिली, लेकिन बहुत मुश्किल से, क्योंकि पहले से वो फुल थी। वहां पर कुछ और लोग भी थे जिनको सेम स्टेशन पर उतरना था, लेकिन वो लोग मेरे साथ सीट शेयर करने के लिए तैयार नहीं थे। फिर मैं दूसरी बोगी पर गया तो वहां पर एक लड़का मिला जो मेरे साथ सीट शेयर करने के लिए तैयार हो गया। जिस ट्रेन में मैं अभी था वो 5 बजे निकलने वाली थी और अगले दिन सुबह 5 बजे वो वहां पहुंचने वाली थी जहां पर मुझे जाना था। रात हो गई थी और जिसके साथ मैंने वो सीट शेयर की थी उस लड़के को भी नींद नहीं आ रही थी। मैंने फिर उससे पूछा कि आप किस चीज़ की पढ़ाई करते हो। उसने बताया कि मेरे पापा एक डॉक्टर हैं और उसको भी डॉक्टर बनना है, इसलिए वो आगे की पढ़ाई के लिए शहर जा रहा है। वैसे वो 1-2 बार ट्रेन से जा चुका है, लेकिन मैं पहली बार ट्रेन से जा रहा हूँ। और हम ऐसे ही बैठ के बात कर रहे थे। फिर उसने मुझको बताया कि ट्रेन की जिस बोगी में हम बैठे हुए हैं उस बोगी में एक लड़के ने सुसाइड कर लिया था। जब मैंने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया तो उसने बोला कि रीज़न उसको खुद भी पता नहीं है। उसने ये भी बताया कि उसकी आत्मा कभी कभी इस ट्रेन में लोगों को दिखाई देती है और भटकती है। उसकी ये बात बताने से मैं काफ़ी डर गया था। मुझको उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ देर के लिए मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर मैंने उससे पूछा कि तुम मुझसे मजाक कर रहे हो ना। उसने हंसते हुए बोला, हाँ, मैं तुमसे मजाक कर रहा हूं। उसका ये मजाक मुझको सच में अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसने मेरी मदद की थी, इसलिए मैंने उससे कुछ भी नहीं बोला। मैंने फिर अपना सामान ऊपर बने लगेज सेक्शन में रखा। उस लड़के के पास कोई भी सामान नहीं था। उसके पास बस एक स्कूल बैग था। उस पूरी ट्रेन में शायद मैं ही एक अकेला होऊंगा जिसके पास टिकट तो थी, लेकिन बैठने के लिए जगह नहीं थी। मैं उस लड़के के साथ ही बैठा हुआ था और ट्रेन में बाकी लोग जो बैठे थे वो मुझको देख रहे थे और वो चीज़ मुझको थोड़ी अनकंफर्टेबल भी कर रही थी। मैंने उस लड़के से उसका नाम पूछा और उसने मुझको अपना नाम एलन बताया और फिर हमने कुछ देर तक बात भी की। रात काफ़ी हो गई थी और मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया था। फिर मैंने एलन से बोला कि शायद अब हमें आराम करना चाहिए। उसने बोला ठीक है, और उसने मुझे ये भी बताया कि वो भी बहुत थक गया है। तभी एलन ने मुझको बोला कि मैं उसकी सीट पर लेट के आराम कर लूँ, वो अभी वॉशरूम जा रहा है। मैंने उससे बोला ठीक है। एलन साथ जाते वक्त अपना बैग लेके जा रहा था। मैंने उससे बोला कि तुम अपना बैग यहीं रख सकते हो। उसने बोला मैं अपना बैग कभी अकेला नहीं छोड़ता, उसमें मेरे कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं। मैंने कहा ठीक है, और उसके बाद एलन चला गया। उस वक्त रात के 12 बज रहे थे और 5 मिनट से ज़्यादा हो गए थे, लेकिन एलन आया नहीं था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और फिर मैं एलन का इंतज़ार करते करते सो गया। सुबह जब ट्रेन की इंजन की हॉर्न से मेरी आंखें खुली तो मैं चौंक के उठा। उस वक्त सुबह के 6 बज रहे थे। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन एलन वहां पर नहीं था। मैंने फिर वॉशरूम में भी जाके देखा और अगल बगल की सीट्स पर भी ढूंढा, लेकिन एलन मुझको वहां पर भी नहीं मिला। ये बहुत ताज्जुब की बात थी। कुछ देर बाद मेरा प्लेटफॉर्म भी आ गया और मैं उतर गया। मुझे लगा कि शायद एलन पहले ही उतर गया हो, लेकिन एलन ने मुझको बताया था कि उसको वहीं पर उतरना था जहां पर मैं जा रहा हूं, और ट्रेन कहीं पर रुकी भी नहीं थी। मैंने फिर अपना सामान ट्रेन से नीचे उतारा और हॉस्टल के लिए चला गया जहां पर मुझे जाना था, और फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया। 6 महीने बाद मुझे छुट्टी मिली और मैं अपने घर दोबारा उसी ट्रेन से जा रहा था जिससे मैं आया था। जब ट्रेन निकलनी थी उससे 15 मिनट पहले ही मैं स्टेशन पर पहुंच गया। वहां पर एक बुक स्टोर था। मैं उसके अंदर कोई नॉवल लेने जा रहा था ताकि रास्ते में मैं उस नॉवल को पढ़ सकूं और मेरा टाइम पास हो जाए। जब मैं उस बुक स्टोर के अंदर गया तो शायद उसमें कुछ साफ सफाई चल रही थी। पुराने न्यूज़पेपर और पुरानी किताबों को रिसाइकिल के लिए भेजा जा रहा था। मैं वहां पर एक बुक खरीद रहा था, और बुक खरीद के जब मैं वापस लौट रहा था तो मेरी नज़र वहां पर पड़े एक पुराने पेपर के बंडल पर पड़ी। जब मैंने उसको देखा तो उसमें हेडलाइन लिखी हुई थी कि एक लड़के ने ट्रेन में आत्महत्या की है। और जैसे ही मैंने उस पेपर की हेडलाइन को देखा मैंने तुरंत उसे उठा लिया। ये शायद वही लड़का था जिसके बारे में एलन मुझे बता रहा था, लेकिन एलन ने मुझसे बोला कि वो मुझसे मजाक कर रहा है। जब मैंने उस हेडलाइन को ठीक से पढ़ा तो उसमें उस लड़के का नाम जिसने सुसाइड किया था एलन लिखा हुआ था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। फिर मैंने जब उसकी न्यूज़ को ठीक से पढ़ा
तो उसमें एक फ़ोटो थी। वो उसी लड़के की फ़ोटो थी जिसने सुसाइड किया था, और वो कोई और नहीं, एलन ही था। ये देख के मैं हैरान हो गया था कि आखिर ये सब कैसे हुआ। मैं ये सब देख ही रहा था, तभी मेरी ट्रेन आ गई और मैं उस पेपर को और नॉवल को लेके जाके ट्रेन में बैठ गया और पूरे रास्ते यही सोचता रहा। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। शायद इसीलिए ट्रेन में बैठे हुए बाकी लोग मुझको देख रहे थे, क्योंकि एलन उनको दिखाई नहीं दे रहा था। उनके हिसाब से मैं खुद से ही बातें कर रहा था। लेकिन ये बहुत ताजुब की बात थी, क्योंकि वो सीट जिस पर मैं बैठा हुआ था वो किसी न किसी पैसेंजर की तो होगी ही, लेकिन वो नहीं आया था। जब मैं दोबारा अपने स्टेशन पर पहुंचा तो वहां पर जाके मैंने इंक्वायरी डिपार्टमेंट में पता किया और उन्होंने मुझे बताया कि उस ट्रेन में मुझे वो सीट इसीलिए अलॉट हुई थी क्योंकि उसका पैसेंजर आया नहीं था। मुझे ये बात सच में समझ में नहीं आ रही थी। आखिर एलन सच में था या बस मेरा कोई वहम था? लेकिन मेरा वो वहम नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने रात भर बात की थी और उससे मैंने एक एक चीज पूछी थी। जब मैंने उस न्यूज़पेपर के आर्टिकल को पढ़ा तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि वो लड़का अपनी पढ़ाई के लिए बाहर जा रहा था। मैं घर जाते वक्त पूरे रास्ते उसी के बारे में सोच रहा था। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने अपनी मम्मी और अपने पापा को इसके बारे में भी बताया, लेकिन उन्होंने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। वो लोग ये कह रहे थे कि मैं उनसे किसी तरीके का मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मैं उनसे किसी भी तरीके का कोई मजाक नहीं कर रहा था। मैंने एलन को सच में देखा था और वो मेरा कोई वहम नहीं था। मैं ये भी सोच रहा था कि अगर मुझे सीट मिली थी तो उसमें कोई भी सीट नंबर नहीं लिखा था, वरना मैं किसी दूसरी बोगी में चढ़ता ही क्यों? मैं डायरेक्ट जाके अपनी ही सीट पर बैठता। ये सब मुझे समझ में नहीं आ रहा था। ये अजीब सी घटना मेरे साथ क्यों हुई और इसके पीछे क्या वजह थी, मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। मैं इसके बारे में कई दिनों तक सोचता रहा और इसका कोई भी जवाब मुझे नहीं मिला। फिर मैंने इस बात को सोचना ही बंद कर दिया और आगे बढ़ गया। लेकिन ये जो भी हुआ बहुत ही अजीब था और इसका अभी भी मुझे कोई भी जवाब नहीं मिला है। तो ये थी कुछ घटनाएं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। साथ ही आप मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। मिलते हैं अगले वीडियो में।